गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देख लेते हैं वेजेस, जो हमारा चैप्टर है। तो वेजेस है क्या चीज़ और उसकी थ्योरीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। प्राइस पेड फॉर द यूज़ ऑफ लेबर इज़ कॉल्ड वेजेस इन इकोनॉमिक्स। जो हम लेबर को उसका प्राइस देते हैं उसको इकोनॉमिक्स में वेजेस कहा जाता है, राइट। अब यहाँ पे दो तरीके के वेजेस हो सकते हैं, टाइम वेजेस, पीस वेज। टाइम वेज, सपोज़ एक जो है लेबर ने 8 घंटे काम किया और उसको 300 रुपया दिहाड़ी दी, तो ये हो गया टाइम वेज कि 8 घंटे एक दिन में अगर लगाएंगे तो 300 रुपया जो है उसको वेज मिलेगा। पीस वेज होता है कि जैसे सपोज़ एक टेलर है तो उसने एक सूट स्टिच किया और उसका 500 रुपया जो है उसको वेज मिला, तो ये क्या हो गया, पीस वेज, कि एक पीस को बनाने के लिए कितना प्राइस जो है पे किया जाता है। नाउ नॉमिनल एंड रियल वेज। अब इसमें डिफरेंस क्या है नॉमिनल एंड रियल वेज में? नॉमिनल या मनी वेज हमारे पास क्या होता है कि सपोज़ मुझे 1 मंथ का सैलरी मिला 10,000, तो ये 10,000 जो है वो मेरा मनी वेज है, ये नॉमिनल वेज है, ठीक है। लेकिन मैं इस 10,000 में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पा रही हूँ वो हो जाएगा मेरा रियल वेज, ठीक है। तो यहाँ पे रियल वेज इज इक्वल टू WM ओवर P इंटू 100। WM हमारे पास क्या है कि मनी वेज ओवर प्राइस इंटू 100, ठीक है। सपोज़ मेरी जो वेज है वो 100 है, मैं छोटा सा ले रही हूँ एग्जाम्पल, और एक पेन जो है वो 10 रुपये का है, ठीक है। तो 10 रुपये का जो एक पेन है वो मैं 100 में कितने ले सकती हूँ, 10 पेन्स। तो ये 10 पेन्स जो खरीद पाने की जो मेरे पावर है, परचेजिंग पावर ऑफ दैट मनी है, वो हो गया मेरा रियल वेज, राइट। नाउ फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द रियल वेज। तो मनी वेज का मतलब सिर्फ ये है कि मैंने कोई काम किया और उसके बदले में मुझे कितना मनी मिला, दैट इज़ मनी वेज। लेकिन रियल वेजेस में सिर्फ एक मनी ही नहीं इंक्लूड होता है, बाकी के फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो जैसे पहला क्या है, मनी वेज। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा मनी वेज होगा उतना ही ज़्यादा रियल वेज होगा। अगर 10 की जगह 20, 30, 40,000 है तो रियल वेज भी बढ़ता चला जाएगा। दूसरा आ जाता है प्राइस लेवल। अगर देखो यही जो पेन्स की मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, एक पेन का प्राइस बढ़ के 11 रुपये हो गया, तो अब मैं कितने पेन खरीद पा रही हूँ, 9 पेन्स। ऑल्दो आप यहाँ पे देखिए मेरा मनी वेज 100 ही है, जितना था उतना ही है, लेकिन क्योंकि प्राइजेस बढ़ गए हैं तो मेरा यहाँ पे परचेजिंग पावर कम हो गया है, मैं अब 10 की जगह 9 ही पेन खरीद पा रही हूँ। तो प्राइस लेवल जितना बढ़ेगा उतना ही रियल वेजेस कम होता चला जाएगा। सप्लीमेंट्री इनकम। अब रियल वेज में सप्लीमेंट्री इनकम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपार्ट फ्रॉम द मनी इनकम और क्या इनकम हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी ने मुझे अकोमोडेशन दे दिया, राइट, या फिर मुझे कार दे दी है, पेट्रोल का पैसा दे रहे हैं, तो ये सप्लीमेंट्री इनकम हो गई। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, वेदर इट्स अ रेगुलर, कैजुअल, ठीक है। जैसे एक रेगुलर पर्सन चाहे वो सैलरी कम ले रहा हो लेकिन फिर भी उसका रियल वेज ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास एक तरीके से कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन जो बहुत कम टाइम के लिए काम कर रहा है, बेशक उसको उस टाइम पीरियड के लिए ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि रेगुलर नहीं है इस वजह से उसका रियल वेज कम होगा। आवर्स ऑफ वर्क। अब सपोज़ दिन में सारे काम कर रहे हैं, सपोज़ कोई 8 घंटा काम कर रहा है तो उसको 10,000 मिल रहा है, ठीक है, और कोई 6 घंटा काम कर रहा है तो भी उसको 10,000 मिल रहा है। अब यहाँ पे 2 घंटे जो बचते हैं कहीं और भी डिवोट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जितने कम आवर्स होंगे काम करने के उतना ही रियल वेज ज़्यादा होगा। वर्किंग कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई जो होते हैं काम कर रहे होते हैं, बहुत ही ख़राब कंडीशंस में काम कर रहे होते हैं, तो उनका मनी वेज चाहे ज़्यादा हो बट रियल वेज कम है, क्योंकि मे बी उनकी हेल्थ सफ़र होती है इससे, ठीक है। अब जिनके वर्किंग कंडीशंस अच्छे हैं डेफिनेटली उनकी रियल वेज ज़्यादा है। ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंसेस ये है कि उस प्रोफेशन को जो है कंटिन्यू करने के लिए कितने एक्सपेंसेस
खर्च करने पड़ते हैं। जैसे अगर एक प्रोफेसर है तो उसको बुक्स पे खर्चा करना पड़ता है, तो उसका रियल वेज ऑब्वियसली कम है। पीरियड एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, जैसे लॉयर्स हैं, डेंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, तो इनका बहुत बड़ा एक पीरियड एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग होता है। तो डेफिनेटली इन लोगों का अगर हम देखें एकदम से ये लोग कमाना नहीं स्टार्ट कर देते हैं, तो इनका रियल वेज पहले कम होता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स, अब एक पर्सन है जिस पे बहुत सारे लोग डिपेंड कर रहे हैं, एक है नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे डिपेंडेंट्स नहीं है वहाँ पे रियल वेज ज़्यादा होगा। प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर प्रमोशन, समटाइम्स क्या होता है कि हम कोई जॉब एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते हैं कि इनिशियली उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन हमें पता है कि मे बी फ्यूचर प्रमोशंस के थ्रू यहाँ पे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो जहाँ पे फ्यूचर प्रमोशंस के प्रॉस्पेक्ट हो वहाँ पे रियल वेज ऑब्वियसली ज़्यादा है। सोशल स्टेटस, अब कई जो हैं प्रोफेशंस ऐसे भी हैं जहाँ पे सोशल स्टेटस ज़्यादा है, जैसे पुलिस में और क्लर्क के जो पुलिस में जो एक इनिशियल लेवल है, सब इंस्पेक्टर का लेवल है और जो क्लर्क का लेवल है, मे बी इन दोनों की सैलरीज एक जैसी है, लेकिन अगर सोशल स्टेटस की बात करें तो ऑब्वियसली पुलिस की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए क्लर्क। तो यहाँ पे सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंगली भी रियल वेजेस चेंज हो जाते हैं। अब देखते हैं थियोरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन, ठीक है। प्राइस ऑफ द सर्विसेज ऑफ अ लेबर इज़ कॉल्ड वेज। अब वेज को हम क्या कहते हैं कि जो लेबर का प्राइस दे दिया दैट इज़ वेज, ठीक है। तो अब देखा जाए प्राइजेस को हम कैसे तय करते हैं, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो फिर हम ऐसे क्यों नहीं करते, जो प्रोडक्ट मार्केट की थ्योरीज है वही इस पे अप्लाई कर देते हैं, क्यों हम नई थ्योरी, वाई अ सेपरेट थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन इज़ कॉल्ड फॉर, ठीक है। क्यों हमें एक नई जो है एक थ्योरी की ज़रूरत है, या फिर हम वेज के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, रीजंस क्या हैं। देखो, लेबर और लेबरर्स दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। जहाँ पे लेबरर है वहाँ पे ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं। प्रोडक्ट में कोई ह्यूमन फैक्टर नहीं है, लेकिन एक लेबर में एक ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है, तो इसीलिए हमें एक सेपरेट थ्योरी की ज़रूरत है। डिमांड फॉर लेबर इज़ फॉर प्रोडक्टिविटी नॉट यूटिलिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट डिमांड सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट, तो हम वहाँ पे यूटिलिटी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम यूटिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात करें, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लेबर, राइट। एंड देन सेवरल इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द लेबर थ्योरी और मे बी वेज थ्योरी, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट में नहीं होता है। प्रोडक्ट में ऐसा बहुत सारे फैक्टर्स नहीं होते हैं जो लेबर मार्केट में होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में नहीं होते हैं। देन सप्लाई ऑफ लेबर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। देखो, लेबर का सप्लाई और बाकी प्रोडक्ट्स के सप्लाई में बहुत फ़र्क होता है। बाकी प्रोडक्ट रिप्रोड्यूस बहुत कम टाइम में भी किए जा सकते हैं, जैसे इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई को देखा जा सकता है, लेकिन लेबर का सप्लाई ऐसा नहीं है। पर्टिकुलरली अगर आपको कुछ टैलेंटेड लेबर चाहिए, कोई जो है ऐसी लेबर चाहिए जो पर्टिकुलर वर्क के लिए चाहिए, तो वहाँ पे उसका सप्लाई जो है वो डिफरेंट होगा, वो एकदम से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, तो सबसे पहले ये जर्मन इकोनॉमिस्ट वॉन थ्यूनेन ने 1833 में अपनी बुक आइसोलेटेड स्टेट में दिया, राइट। लेटर ऑन विकस्टेड वॉलरास और जेबी क्लार्क ने इसको डेवलप किया, ठीक है। तो मेन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि परफेक्ट कंपटीशन होगा, लॉन्ग रन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में कि एक लेबर जो है वो अपनी वेजेस को किसके बराबर, मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली देता है। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, सपोज 10 सूट्स जो है बनाए, 10 लेबर ने 10 सूट्स बनाए, ठीक है। अब 11 लेबर ने जो है 11 सूट्स बनाए, लेकिन 11th ने कितना बनाया, दैट इज़ 11 माइनस 10 1 सूट। तो ये 1 सूट जो है दैट इज़ अ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, इसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। एक और लेबर के बढ़ाने से कितना प्रोडक्टिविटी में फ़र्क आता है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल
प्रोडक्टिविटी। तो यही कहा है इसमें कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में एक लेबर को कितना वेज मिलता है अकॉर्डिंग टू हिज मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी, राइट। अब इसके अजम्पशंस देख लेते हैं। पहली अजम्पशन हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन है, हालांकि बाद में इसको हम क्रिटिसाइज़ कर देंगे। परफेक्ट कंपटीशन के आपको सारे फीचर्स पता हैं। देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी कि लेबर का जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। ऑल लेबरर्स आर होमोजीनियस, सभी लेबर एक जैसे हैं तो एक दूसरे को सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। एंड देन लॉन्ग रन, ऑब्वियसली जब हम ज़्यादातर क्लासिकल्स पढ़ते हैं तो लॉन्ग रन, परफेक्ट कंपटीशन, फुल एम्प्लॉयमेंट ऐसी assumptions लेके चलते हैं। दैन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, टेक्निक एक जैसी रहेगी क्योंकि अगर टेक्निक चेंज हो गई तो प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। ईच यूनिट ऑफ लेबर इज़ परफेक्टली मोबाइल, सारी लेबर जो है वो मोबाइल है, यानी कि कहीं पे भी शिफ्ट हो सकती है, कहीं पे भी जा सकती है, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में जा सकती है। नाउ स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी हम देख लेते हैं। पहले इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो इंडस्ट्री चीज़ क्या है? इंडस्ट्री है कि जब बहुत सारी फर्म्स मिल जाती हैं तो उसको हम एक इंडस्ट्री का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लेके चल रहे हैं, मैं आपको इसके जो है डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ओ एक्स एक्सिस पे हम नंबर ऑफ लेबर लेके चल रहे हैं, ओ वाई एक्सिस पे MRP यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एंड वेजेस लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिस इज supply of labor is fixed, it cannot be changed, that is why this is the parallel to the y axis, ठीक है। तो चेंज कहाँ पे होगा? डिमांड, तो यानी जहाँ पे डिमांड ऑफ लेबर आपस में बराबर हो गई, ये क्या बन गया हमारे पास? W वेजेस MRP, ठीक है। तो अब ये है क्या चीज़? जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के लिए क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, लॉन्ग रन है, ठीक है, तो ये AW इज इक्वल टू MW है। ठीक वैसे ही जैसे AR और MR हम किया करते थे, तो यहाँ पे एवरेज वेज और मार्जिनल वेज दैट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो हमें लेके आया गया है। तो वो कहाँ से लेके आया गया है? जहाँ पे सप्लाई और डिमांड फॉर लेबर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, बोथ आर इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सप्लाई जो है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। एंड डिमांड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंडस्ट्री का एक AW और MW को निकाला गया है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है और इतना लेबर जो है एम्प्लॉय किया जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। तो फर्म में क्या आ जाएगा? दैट इज़ शॉर्ट पीरियड आ जाता है, लॉन्ग पीरियड आ जाता है। अब शॉर्ट पीरियड में 3 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा? दैट इज़ कि ARP यानी कि एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा एवरेज वेजेस से, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, दैट इज ARP इज इक्वल टू AW। लॉस हो सकता है, लॉस ARP एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज लेस देन AW, ठीक है। लेकिन हमने क्या लिया हुआ है? परफेक्ट कंपटीशन लिया हुआ है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? लॉन्ग रन में ना ही तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं और ना ही लॉस होता है, ज़्यादातर क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स में ARP इक्वल टू एवरेज वेजेस आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंडस्ट्री से हमने क्या निकाला? AW MW, ठीक है। तो ये सेम वैसे एक्स एक्सिस पे लेबर लिया है, वाई एक्सिस पे वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी ली है, लेकिन ये अब हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री से हमने AW MW तो ले लिया, ठीक है। अब कहाँ तक जो है एक फर्म लेबर को एम्प्लॉय करेगी, ठीक है। तो वो करेगी जैसे ये उसका है, इसमें भी द MRP ARP, ठीक है, और यहाँ पे MRP कहाँ तक करेगी? अब देखा जाए तो
ये भी एक पॉइंट है वेयर MRP इज़ इक्वल टू द AW और MW, लेकिन फर्म यहाँ तक नहीं करेगी, इससे आगे जाएगी क्योंकि MRP अभी उसका बढ़ रहा है, ठीक है। और ये एक ऐसा पॉइंट आ गया वेयर MRP, ARP, AW, MW सब बराबर है, विच इज़ द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो एक फर्म कहाँ तक करेगी, जहाँ पे MRP अबव से कट के जाता है टू द ARP। ARP इज़ मैक्सिमम हेयर, ठीक है, MRP इसको ऊपर से कट कर रहा है, तो AW, MW ये सारी चीज़ें जो है वो बराबर हैं, तो फर्म यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स उसको लॉन्ग रन में होंगे और यहाँ तक जो है लेबर को एम्प्लॉय करेगी, मे बी ON1 तक जो है एम्प्लॉय करेगी, ON तक नहीं, क्योंकि अभी उसको उससे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये था फर्म एंड इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो देख रहे थे, ठीक है। तो अब क्रिटिसिज्म क्या है इसका, क्रिटिसिज्म ये है अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सब आई टोल्ड यू, पहले हम अजम्पशन लेंगे फिर उसको क्रिटिसाइज़ कर देंगे। हमेशा परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है, कभी कभी क्या ज़्यादातर इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। वन साइडेड थ्योरी क्यों है, सप्लाई ऑफ लेबर जो है कांस्टेंट ले ली हमने देखा पहले सप्लाई ऑफ लेबर को हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस लिया, बट इट कुड बी चेंज्ड, तो डिमांड की तरफ से ही हम बात कर रहे हैं। थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट, इट्स प्रोफेसर हैंसन ने कहा कि ये बहुत ही थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया कि कैसे हम डिटर्मिन करें वेजेस को और रियल लाइफ में कैसे करें, राइट। डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, अब कई जगहों पे क्या है कि आपको एक ही लेबर के थ्रू काम करना है, या फिर लेबर का रेशो है कि इतने लैंड के एवज में इतना लेबर लगेगा, वहाँ पे हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। इम्प्रैक्टिकल, ऑफ कोर्स इट्स एन इम्प्रैक्टिकल थ्योरी, क्योंकि हम प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्टिविटी है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। लेस एम्प्लॉयमेंट ऑन हायर वेजेस, यहाँ पे क्या लिखा है कि लेस एम्प्लॉयमेंट, जितना वेज हायर होगा उतना कम एम्प्लॉयमेंट होगा, पर ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे प्रोफेशंस में आप देखोगे कि लोगों को हायर किया जाता है हायर वेजेस पे, क्योंकि सिर्फ वेजेस को कंसीडर नहीं किया जाता, उस पर्सन के टैलेंट को, स्किल को भी कंसीडर किया जाता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इग्नोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन प्रोडक्टिविटी पे कोई एक ही फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको इग्नोर किया गया है। देन स्टैटिक कंडीशंस, तो लॉर्ड केन्स का कहना है कि ये एक थ्योरी है जो हम स्टैटिक कंडीशंस में तो अप्लाई कर सकते हैं, बट व्हेन द कंडीशंस आर चेंजिंग वहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।